परिस्थिति उत्पन्न होती है कि क्या चिराग पासवान मौका अच्छा देखकर पासवान भूले हैं, क्योंकि इमामगंज में जो खेल हुआ है पारस का वाला खेल नहीं था। यहाँ तो जो वर्तमान में साथी हैं मांझी जी थे जी, जो कि सहयोगी हैं, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, जिनसे चिराग पासवान को हर टेबल टॉप में मिलना है, जी जी, एनडीए की बैठकों में मिलना है। अगर मांझी जी इस केस को बड़ा बनाएंगे तो भाजपा भी अवाक रह जाएगी। भाजपा ये नहीं कह सकती अगर इमामगंज की सीट छोड़ दी जाए तो ये तीनों सीटें तो महागठबंधन जी जी, एक लेफ्ट की और 2 सीटें राजद की थी, जिसमें 2 इमामगंज में तो हम कह सकते हैं कि खेला हो गया। एमपी एमएलए सब रहते हुए और गढ़ रहते हुए तो ये तो झटका है तेजस्वी के लिए। दोनों सीटें बचा पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसमें सबसे अब रिजल्ट भी आएगा तो देखा जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात एक और है नमन जी ना, कि जदयू ने भी एक बड़ा गेम खेला है ना, यादव उम्मीदवार उतार करके, यानी मेन जो उनका वोट बैंक है एमवाई जो वोट बैंक है। खबर वही है कि जनसुराज ने बाजी मारी जी। क्या लगता है आपको, जनसुराज चारों सीट में से प्रैक्टिकली कोई सीट जीत रहा है क्या? देखिए बेलागंज की जैसी चर्चा हमने की, बेलागंज में वो लड़ाई में था चीजों। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है। पूरे दिन की सारी खबरें एक निचोड़ बनाकर आपको एक घुट्टी के तौर पर पिला दिया जाएगा। और इसकी वजह से होगा क्या, आज पूरे दिन आपका राजनीतिक जो है मापदंड वो मजबूत रहेगा। दिन भर जो खबरें आपके सामने होंगी उनके बारे में आपको पहले से ही पता होगा। तो चलिए बिहार की इस राजनीति का जो ककहारा है उसको शुरू करते हैं। पहली खबर जो हमारे पास है वो ये है कि आपने देखा चिराग पासवान कल अपने पुराने यानी पिताजी के जो कार्यालय है वहाँ उनकी एंट्री हो गई। पारस वहाँ से रुखसत हो गए हैं, क्योंकि आवास भी पारस का वही था जी, जी। तो घर और ऑफिस दोनों पर कब्जा हो गया चिराग पासवान का। लेकिन चिराग पासवान कोई रातों रात इस तरह से स्टॉक उनका हाई नहीं हुआ है। धीरे धीरे जो सतत प्रयास उनका रहा है उसकी वजह से ये हुआ है, और कुछ हद तक कहा ऐसा कि राजनीति भी सही की है उन्होंने। अब एक और बात कहा जाता है कि भाई देखिए, जिसका स्टॉक बुलंद होता है उसके हर मूव को लोग कहते हैं कि अरे भाई क्या मस्त चाल चली है उन्होंने, क्या शानदार फैसला लिया है, क्या अच्छा फुटवर्क है। लेकिन कभी कभी सितारे भी गर्दिश में होते हैं, और कभी कभी सितारे भी आपको भाग्य भी साथ देने लगता है। लेकिन चिराग पासवान ने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ किया है उसका एक फलसफा यही निकला कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें पार्टी वापस दी। अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो मतलब भाजपा या परिस्थितियों की वजह से, भाजपा के साथ आने की वजह से उनको उनके सारे सांसद वापस मिले, नए चेहरे भी कुछ आए, लेकिन संख्या उनको वापस मिल गई। रही जो बची कुछ कसर थी वो बिहार सरकार में जो सहयोगी के तौर पर वो जुड़ गए हैं। अब भले ही उनके किसी व्यक्ति को एमएलसी या विधायक या मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन वो हिस्सेदार तो है बिहार सरकार के। बिल्कुल। केंद्र में वो मंत्री भी हैं, नीतीश से अच्छे रिश्ते भी हो गए हैं। नीतीश से अच्छे हो गए हैं। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान के मन में एक कसक रही होगी कि जिस तरह से पार्टी कार्यालय टूटने के बाद पार्टी जो छीन लिया गया था वो वापस मिल जाता तो वो भी हो जाता, इमोशनल वो भी हो ही गया। मैंने अब याद होगा आपको 2-3 महीने पहले ये बात कही थी कि अब बचा कुचा कार्यालय वाला मामला है वो भी निपटता मैं देख रहा हूँ। क्योंकि नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक में जब नहीं बुलाया पारस को तो ये एक इशारा था नीतीश कुमार की तरफ से कि अब आप वापस, मैंने वो पुरानी गलतियां माफ़ कर दी हैं, मैं पुराना मनमुटाव भूल चुका हूँ और बची कुची कसर ये पूरी हो गई। लेकिन क्या चिराग पासवान भूले हैं, क्योंकि इमामगंज में जो खेल हुआ है पारस का वाला खेल नहीं था। यहाँ तो जो वर्तमान में साथी हैं मांझी जी थे जो कि सहयोगी हैं, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, जिनसे चिराग पासवान को हर टेबल टॉप पे मिलना है, एनडीए की बैठकों में मिलना है। अगर मांझी जी इस केस को बड़ा बनाएंगे तो भाजपा भी अवाक रह जाएगी। भाजपा ये नहीं कह सकती है कि ये पारिवारिक लड़ाई है, भाजपा को कहना होगा कि ये तो गठबंधन का तकाजा है। तो निश्चित ही यहाँ भी पेच फंस रहा है। और अब तो खबर ये आ रही है कि तिरहुत वाली जो स्नातक सीट है एमएलसी की, वहाँ पर इनके बागी राकेश रोशन चुनाव लड़ रहे हैं। और लोजपा के सारे जो कहा सिस्टम का उपयोग करने के बाद अंत में जब नॉमिनेशन करना था तो उन्होंने बस अपने आप को अलग कर लिया, दाग नहीं लगे, उन्हें चिराग को से मुक्त कर दिया। जितने लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर राकेश जीतते हैं तो चिराग पासवान के पास ही रहेंगे। तो खैर इससे ये
परिस्थिति उत्पन्न होती है कि क्या चिराग पासवान मौका अच्छा देखकर सारे दुश्मनों को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, एक वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या एनडीए में नंबर 1 भाजपा के बाद बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कहिए वो? देखिए, जिस तरह का प्रयास चल रहा है और जिस तरह की कोशिशें हैं वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि चिराग पासवान समझ गए हैं कि नीतीश कुमार के बाद अब कोई ऐसा नहीं नज़र आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे कंटिन्यू करे बिहार की राजनीति में। उन्होंने बिहार में अपने आप को खपाया, नीतीश का विकल्प नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो वो विकल्प बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। और याद होगा कि आपने ही कहा था कि वो सैनिटाइजर अब उनके गाड़ी में नहीं रहता है, अब उनके गाड़ी में बिस्लरी का बोतल नहीं रहता है। अब आज मैंने कल ही हम देख रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने गले लगाया उस व्यक्ति को जो ऑफिस का देख रेख करता है, तो वो एक अलग तरह का नज़ारा था, बहुत इमोशनल थे उस मुद्दे पर। तो एक इमोशन तो उनको नीतीश कुमार ने वापस किया है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी मोदी ने दे दिया, कुछ नीतीश ने दे दिया, अब और कुछ ऊपर वाले ने दे दिया। जी, अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में दूर दूर तक आप देख लीजिएगा तो भाजपा अगर अपना कोई विकल्प खोजती है, नीतीश का विकल्प खोजती है या कोई ठेका खोजती है, जो कल हमने बैसाखी कही, जी जी नहीं बैसाखी चिराग हो गए जी, तो अब निश्चित रूप से उसमें सक्षम भी लग रहे हैं ना, क्योंकि नीतीश कुमार से थोड़ा ही सा कम वोट भी उनका है, ये भी वो है। उनको अगर मौका दिया जाता 15 सीट का तो हो सकता है 14 सीट का राजनीति करने का मौका मिले तो वोट बैंक बढ़ेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से मोदी ने सही पकड़ा था कि चिराग वोट दिला देंगे, निश्चित। कभी मोदी और चिराग को बस ये मांझी जी नहीं पकड़ पाएगी, इस बार आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, तो हमने ये तो आपको स्थापित कर दिया। अब अगली खबर जो हमारे पास है वो ये है कि तेजस्वी ने एक और सीट हारी। देखिए, सच पूछिए तो ये अगर इमामगंज की सीट छोड़ दी जाए तो ये तीनों सीटें तो महागठबंधन जी थी जी, एक लेफ्ट की और 2 सीटें राजद की थी, जिसमें 2 इमामगंज में तो हम कह सकते हैं कि खेला हो गया है। अब अगर इसके बावजूद मांझी जी जाते हैं तो निश्चित ही चौंकाने वाला रिजल्ट होगा, लेकिन ये इनकार नहीं किया जा सकता कि खेला हुआ है। दूसरा, अब बेलागंज में खेला हुआ है कि नहीं, और जो एक जो सीट है रामगढ़ की उस पर खेला हुआ है कि नहीं, ये मत बोलिए, क्योंकि दोनों गढ़ है राजद का। जी जी, जीतते तो दोनों सीटिंग है, जीतते आए हैं ये कहना और जीते हुए थे ये कहना तो बहुत जेनरिक स्टेटमेंट हो जाएगा। इन जगहों पर स्थापित राजद के परिवार थे, लालू के सेनापति थे। एक तरफ जगदानंद का नाक वहां फंसा हुआ है, तो दूसरे सुरेंद्र यादव जो कि लगातार 5-6 बार जीतते आ रहे हैं, नाक फंसा हुआ है। जगदानंद का ही नाक क्यों फंसा हुआ है? जगदानंद के पुत्र हैं सुधाकर सिंह, वहां के एमपी हैं, उनका भी नाक फंसा हुआ है, उनके भाई लड़ रहे हैं, वहीं सुरेंद्र यादव के पुत्र लड़ रहे हैं, तो नाक की लड़ाई तो सीधी हो गई है। बाबा, खबर आ रही है कि बसपा ने खेल कर दिया है, निश्चित रूप से मैंने रामगढ़ में बसपा ने खेल कर दिया है, और जन सुराज ने यहाँ जो बच्चा खुजा जो है बेलागंज है वहां पे खेल कर दिया है। मैंने बेला में मुस्लिम प्रत्याशी देकर मुसलमानों का वोट का एमवाई काट लिया, और वहां पर दलितों का जो वोट बैंक पिछड़ों का वो काट लिया बसपा ने। तो क्या अब अपने ही खेल में जो हिंदू वोट डिवाइड करके भाजपा को डैमेज करने की कोशिश होती थी, अब एमवाई डिवाइड करके राजनीति को डैमेज करने। हालांकि मैं फिर बोल दूं कि तेजस्वी ने चुनाव तो बहुत अच्छा लड़ा है और हिम्मत भी दिखाई है, लेकिन क्या परिस्थितियां साथ नहीं दे रही हैं? क्या देखिए, बेलागंज में जो परिस्थितियां बनाई प्रशांत किशोर ने, उस परिस्थिति में एक बात तो साफ नजर आया कि जिस तरह से मुस्लिम समाज में ओसामा के सभा में विरोध हुआ, वो सब कुछ कहानी बताता है कि नहीं यहाँ मुस्लिमों में सब कुछ ठीक नहीं, मतलब कमी नहीं छोड़ी जी। इससे पहले जो प्रत्याशी दिया था वो बहुत घूम नहीं पाते, तो उनको रोक दिया जी, आगे अब ले जाइए, इतना मजबूत कि मुस्लिम का वोट काट ही लेगा। बिल्कुल, और जिस उम्मीदवार ओवैसी ने भी उतारा है, हाँ, मोहम्मद अमजद को जो उतारा था वो काफी वहाँ पॉपुलर भी हैं, और जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ करके वो टक्कर देते रहे हैं। कई बार उन्होंने सुरेंद्र यादव को टक्कर दिया है, जीत हार का आंकड़ा बहुत कम रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर के कहीं ना कहीं देखिए, 2 सीट जो आप बता रहे हैं राजद की जो है सिटिंग सीट है, उसमें से एक बेलागंज और दूसरा जो है रामगढ़, दोनों तो नहीं जीत पाएंगे। दोनों में से बेलागंज ज़्यादा दिक्कत में महसूस हो रहा है, इसलिए कि बेलागंज में और समीकरण विशेष तरह समझिए। देखिए, अगर इमामगंज वो जीत भी जाती है तो इमामगंज की जीत नई जीत होगी। 2 जो स्थापित सीटें हैं उनमें अगर हार जाती है और वहाँ के एमपी एमएलए सब रहते हुए और गढ़ रहते हुए, तो ये तो झटका है तेजस्वी के लिए। दोनों में से दोनों सीटें बचा पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसमें सबसे अब रिजल्ट भी आएगा तो देखा जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात एक और है नमन जी ना, कि जदयू ने भी एक बड़ा गेम खेला है ना, यादव उम्मीदवार उतार करके, यानी मेन जो उनका वोट बैंक है एमवाई जो वोट बैंक, खबर यही है कि जन सुराज ने बाजी मारी जी। क्या लगता है आपको, जन सुराज चारों सीट में से प्रैक्टिकली कोई सीट जीत रहा है क्या? देखिए, बेलागंज की जैसी चर्चा हमने की, बेलागंज में वो लड़ाई में था,
चीज़ों को बहुत बदल दिया है। इसके साथ साथ इमामगंज में भी वो प्रभावित कर रहे हैं। अब यादव तो वोट नहीं करेंगे ना, निश्चित रूप से। तो यादव के लिए तो यादव बेलागंज में आ ही गए हैं ना, मनोरमा यादव को खड़ा करके वो तो खेल चल ही रहा है ना। बेलागंज में मतलब सबसे मजबूत है जनसुराज? नहीं, बेलागंज में सबसे मजबूत कैसे होगा? मतलब बाकी चारों सीटों के कंपैरेटिवली हाँ, निश्चित रूप से वहाँ बेलागंज में उसके इतना का सवाल कैसे पूछूंगा बाबा? निश्चित रूप से चारों सीटों में जनसुराज जहाँ लड़ रही है उसमें बेलागंज एक ऐसी सीट है जहाँ पर जनसुराज सबसे मजबूत है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वहाँ समीकरण के हिसाब से आपने देखा होगा कि उन्होंने बताया भी है कि कहीं 30,000 कहीं 35,000 मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ 70,000 मुसलमान हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने सेफ सीट खोजा है जहाँ वो बेहतर परिणाम दे सकें। जनसुराज के डर से ही क्या तेजस्वी यादव ने वापसी कराई है शहाबुद्दीन परिवार की? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो असर कर पाया कि नहीं? मेन समय में कराया है ना। असर तो हो जाता, लेकिन जो विवाद हुआ वो विवाद अगर नहीं होता। कहते हैं इस विवाद में भी जनसुराज का हाथ है। हो सकता है, जानबूझकर हो सकता है ओसामा के कार्यक्रम में ये पूरा विवाद कर हो सकता है। एक वीडियो जो ऑडियो जो वायरल हुआ था वो भी तो कहा जाता है जनसुराज नहीं कराया है रॉकी यादव का। तो ये पूरी तरह से फर्जी ऑडियो है, सबने कह दिया। जी मतलब चुनाव में ये सब चीजें होती हैं। और जनसुराज के जो प्रणेता कहे जाते हैं प्रशांत किशोर, उसके तो माहिर हैं, इसी के तो माहिर हैं वो, सोशल मीडिया के माहिर हैं जी। तो मतलब 4 सीटें हैं जी। क्या इसे जनसुराज अगर नहीं जीतती है जनसुराज कोई सीट तो क्या इसे जीत माना जाएगा? देखिए जनसुराज या प्रथम ग्रास से पक्ष का नहीं, जनसुराज बहुत जगह तक पर इन्फ्लुएंस कर रही है। जैसे इमामगंज की बात की, बेलागंज की बात आप कर रहे हैं, तरारी में भी एक उम्मीदवारी, देखिए उम्मीदवारी में पहले पिछड़ तो गए थे, उम्मीदवारी चयन में भी उनसे गलती हुई है, लेकिन एक महिला एक मुस्लिम देकर के उन्होंने जो वादा किया है अलग अलग समाज से वो पूरा कर रहे हैं। उस कोरम में कहीं ना कहीं वोट भी हर जगह बढ़ा है जी। मतलब इन जनरल जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है जी। और उसका और कोई कारण नहीं हो सकता। उपचुनाव को लेकर, 1 साल के चुनाव को लेकर, 1 साल तो हम कह रहे हैं, उस तक 3 महीने के चुनाव को लेकर, 4 महीने के चुनाव को इतना उत्साह जनता में होता नहीं है। मतलब जनसुराज ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से उत्साह बढ़ा है। सबको अपनी मेहनत लगानी पड़ी, ताकत लगानी पड़ी, तो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है वो तो जनसुराज ने बढ़ाया है। निश्चित रूप से 4 दशक से लालू और नीतीश के शासन को आप देखिए तो 4 दशक में सीधी लड़ाई दोनों लड़ रहे हैं। कहीं भी तीसरा मोर्चा आया, बिल्कुल तीसरे मोर्चे की कल्पना अगर कर रहे हैं आप कहीं तो वो पहली बार नजर आया है और इतना प्रभावी भी लग रहा है। प्रभावी भी है, केवल हराने के लिए नहीं, प्रशांत कहते हम जीतने आए हैं। 2000 भले विश्लेषण में आप उनको वोट कटवा बना दीजिए जी, लेकिन ही इज हियर टू विन। तो चलिए, जीत तो नहीं लग पा रहे हैं, कहीं लग रहा है ऐसा असर करेंगे। निश्चित रूप से उनका स्लीपर सेल, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आगे के लिए तैयारी करनी चाहिए। देखिए नमन जी, वो नीतीश कुमार के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जानते हैं, वो लालू प्रसाद के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जानते हैं, वो भाजपा की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जानते हैं। इन तीनों के साथ तो वो काम कर चुके हैं ना जी। इसलिए ये भी फायदा उनको मिल रहा है और वो जानते हैं कि उनके पास आंकड़े हैं, उसके हिसाब से वो स्लीपर सेल की तरह अंदर घुस करके और वोट को अपने तरफ लाने में नहीं कहीं ना कहीं वो प्रभाव छोड़ेंगे। अंतिम खबर जो हमारे पास है वो ये है कि नीतीश की अकेले की तैयारी। पीएम मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं जी। भाजपा अपने स्तर से इस जो आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी वो भी शुरू कर चुकी है। निश्चित ही भाजपा और बाकी दलों ने जब कह दिया एनडीए में, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी कि हमारे सीएम नीतीश ही होंगे इस बार जी, तो बहुत लड़ाई रहने जाती है। विवाद 25 के चुनाव में सीटों को लेकर विवाद हो जाए लेकिन चेहरे को लेकर विवाद नहीं है। तो अब क्या सभी पार्टियों को ईमानदार प्रयास करना चाहिए और उस प्रयास में क्या जो हमने इस उपचुनाव में खेल देखा है वो तो नहीं होगा। बार बार प्रधानमंत्री का बिहार आना ये उपचुनाव के लिए नहीं था, ये आगे के चुनाव के लिए था जी। और नीतीश कुमार ने भी कोई वैकल्पिक तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ जहाँ 7 टीम बनाकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात कर दी है, वहीं मोदी जी का जो सदस्यता अभियान था बहुत सफल नहीं रहा जी, तो क्या फिर गिरिराज सिंह के कार्यक्रम की तरफ कहीं ना कहीं रुख करना, तो सदस्यता को बढ़ाने के लिए, लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए, हिंदुवादी जो वोट है उसको बढ़ाने के लिए वो फॉर्मूला लेकर बिहार में आ गए हैं क्या? वहाँ से ध्यान भटकाने का भी एक कोशिश था कि सदस्यता अभियान में जो कमियां रह गई हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए भी एक प्रयास था। और दूसरा था कि नीतीश कुमार आगे क्या कर पाते, नीतीश कुमार अपने वोट को कितना मौन स्वीकृति तो नीतीश कुमार की भी है मोदी जी के इन भाषणों पर, बिल्कुल बटोगे कटोगे पर, गिरिराज सिंह के रैली पर कोई रिएक्शन नहीं है। आप देख रहे हैं कोई रिएक्शन नहीं है। नीतीश ऐसा रिएक्ट नहीं करते, वो तो सरकार ही गिरा देते हैं।
जी वो एक प्रवक्ता से बुलवाना, वो भी मुस्लिम प्रवक्ता से, उसका कोई मतलब बनता नहीं। जी वो भी दायरे में बोल रहे हैं ना कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है। एक तरफ ये भी चला, दूसरी तरफ नीतीश कुमार गुप्त तैयारी भी कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा 28 तारीख को जो उनकी मीटिंग बुलाई गई थी, एनडीए की मीटिंग बुलाई गई थी, जबकि अधिकृत नीतीश कुमार नहीं थे। अधिकृत तो जो उसका संयोजक होगा वो ना होगा, लेकिन संयोजक कोई है नहीं। संयोजक नीतीश कुमार है, वो अघोषित संयोजक नहीं है ये मामला। तो वहाँ भी तो अघोषित संयोजक यही थे, कहा जा रहा था यही संयोजन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मीटिंग बुला करके उन्होंने जो 4 सीटों का उपचुनाव हो रहा था उस पर कोई फोकस नहीं था, विशेष फोकस नहीं था। उनका फोकस था 220 सीटों पर एक टारगेट देने का। इसके साथ साथ उस मीटिंग के बाद जैसे ही 13 तारीख को चुनाव खत्म होता है, वोटिंग खत्म होता है, वैसे ही वो 14 तारीख को अपने सभी लोगों को बुला लेते हैं। हमने आपको याद होगा कि आपसे बताया था कि चुनाव में कमियां हुई हैं उसके बारे में उनको खूब जानकारी मिली है जी, क्योंकि खुद एक्टिव थे। जी, हमने आपसे एक और बात बताई थी कि वो चारों सीटों का इंटरनल सर्वे रिपोर्ट मंगाए हैं, उसके आधार पर वो आगे बहुत कुछ करेंगे। मदद नहीं की, कहाँ कमी रह गई, कौन पार्टी अच्छी, पासवान चुप रह गए, क्यों रह गए, और 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो जब पूरा ये डाटा उनके पास होगा कि किस बूथ पर किस जाति का वोट है और कितना पड़ा है, वो सबसे बड़ा कारण होगा उनके फैसला लेने का। रिंग मास्टर की तरफ फिर एक बैठक बुलाई जाएगी और सभी को बिल्कुल एक हाथ में दे दिया जाएगा, ये आपका रिपोर्ट है, आपका रिपोर्ट। एक तो उन्होंने तुरंत 14 तारीख को बैठक बुलाई अपने जितने भी प्रभारी थे उनको। ये एक विश्लेषण पे हम करेंगे आज की, ये कहीं नीतीश कुमार इसलिए तो नहीं कर रहे हैं ना ये सारा रिपोर्टबाजी कि कहीं जो सीटों को लेकर विवाद आने वाला है एक बड़ा, हमको 50 चाहिए, हमको 100 चाहिए, हमको 80 चाहिए, तो रिपोर्ट वहाँ सामने रख दिया जाएगा मेज पे कि लीजिए आपकी जीतने की कैपेसिटी तो यही है। अब इसके हिसाब से बोलिए आप कितना चाहते हैं जी, ये रिपोर्ट हमारा जो चुनाव में हमने लड़ा, ये लीजिए आपका रिपोर्ट, ये लीजिए आपकी इतनी ईमानदारी से तो आपने मदद की हमारी एनडीए की, लीजिए आप नीतीश जी का एक डर भी है नमन जी। नीतीश जी का डर इसलिए है कि लोकसभा चुनाव में आपने देखा विधानसभा वाइज जो डाटा आया था उसमें 72 सीटों पर उनकी बढ़त हो रही थी। 12 लोकसभा सीटों में जो जीते हैं या फिर जो 16 सीटों पर लड़े हैं उसमें 72 सीटों पर उनका बढ़त प्राप्त हुआ है। तो वास्तविकता देखें तो 72 सीट के उत्तराधिकारी ना है, उसी तरह से 68 सीट के उत्तराधिकारी भारतीय जनता पार्टी हो जाती है, 30 सीट के उत्तराधिकारी ये चिराग पासवान हो जाते हैं और 4 सीट के उत्तराधिकारी होते हैं जीतन राम मांझी, क्योंकि अपनी ही सीट पे वो पिछड़ गए थे। उस हिसाब से उपेंद्र जी का क्या होगा? उपेंद्र जी तो ऑलरेडी वो तो फायदे में है ना, लड़े थे तो उनको उतना मिले, वो तो फायदे में न रह गए, इसलिए वो हार जीत उनका कहाँ हो गया। अब तो वो राज्यसभा चले गए, तो राज्यसभा में तो 6 की 6 सीटें होती है, तो एक तो उनको तो फायदा हो गया कि 6 से कम उनको नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इन सभी के बाद जो बाकी की रेस्ट सीटें बचती है, लड़ाई उसकी है 72-68 के बाद उसी का जो कमजोर करना निश्चित रूप से 23 तारीख को उसी पर वो अपना हमने आपको विभिन्न विषयों पर जो आज और कल ट्रेंड करने वाली हैं उन विषयों पर आपके सामने विस्तृत जानकारी रखी, संक्षेप में रखा। मुझे उम्मीद है कि अखबार से बेहतर आपको जानकारियां यहाँ मिली होंगी अंदर की सारगर्भित। दिन भर भारत लाइव पर ये कमेंट्री पॉलिटिकल चलती रहेगी, विभिन्न खबरों के माध्यम से हम आपके पास दिन भर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।